हेलो आजमगढ़। गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं राकेश गांधी, आजमगढ़ यूपी से। कोई बड़ी पहचान नहीं है कि आप मुझे चेहरे से पहचान पाएँ। मैं उस ज़िले से हूँ जो कुख्यात भी है और विख्यात भी है। कुख्यात इसलिए कि अबू सलीम जैसे लोग इस धरती पे पैदा हुए, जिन्होंने अपराध की दुनिया में जाने क्या क्या किया। और विख्यात इसलिए कि इसी आज़मगढ़ की धरती पे ऋषि दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि और उनके भाई दुर्वासा ऋषि पैदा हुए और उन्होंने ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान का प्रसार किया दुनिया भर में। उसके बाद नई पीढ़ी में भी यहाँ अल्लामा शिबली नोमानी पैदा हुए, यहाँ कैफ़ी आज़मी पैदा हुए, शबाना आज़मी भी यहीं की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी इसी ज़मीन पे पैदा हुए। राहुल संकृत्यायन भी इसी ज़मीन पे पैदा हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ज़मीन हमेशा से कुख्यात भी रही है और विख्यात भी रही है। कभी इसे आतंक की नर्सरी कहा जाने लगा था, आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जाने लगा था। आज परिस्थितियाँ थोड़ी सी ज़रूर बदली हैं और इसी आतंक और अपराध गढ़ को शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए हम लोगों ने पिछले वर्षों लगातार कई वर्षों तक एक विश्वविद्यालय के लिए जो है एक मुहिम छेड़ी थी और वो विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन रहा है। मैं आशा करूँगा कि वो विश्वविद्यालय शिक्षा की रोशनी का प्रसार करेगा आज़मगढ़ में। और आज़मगढ़ पर जो आतंकगढ़ और अपराधगढ़ का दाग लगा हुआ था या अभी भी लगा हुआ है, उसे मिटाने में एक महती भूमिका निभाएगा ये आज़मगढ़ राज्य विश्वविद्यालय। खैर, आज मेरा विषय जो है आने का जो कारण है, जो विषय है जिस पे मैं थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूँ, वो है हर घर झंडा। इस वर्ष 15 अगस्त को भारत की आज़ादी को 75 वर्ष होने जा रहे हैं। ये 75वां वर्ष है और भारत सरकार ने इसे अमृत महोत्सव के रूप में जो है इस वर्ष को मनाने का निर्णय लिया था और लगातार तमाम कार्यक्रम इस अमृत काल के लिए जो है हो रहे हैं। और इसी क्रम में इस बार भारत सरकार ने आह्वान किया है देश की जनता से कि वो घर घर झंडा लगाए, यानी कि हर घर पे, देश के हर घर पे जो है तिरंगा होना चाहिए, जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, जो हमारी सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है, जो हमारी पहचान है दुनिया में तिरंगे से ही हर राष्ट्र अपने किसी न किसी झंडे से ही पहचाना जाता है। उसी क्रम में हम भी तिरंगे से ही पहचाने जाते हैं। अभी आपने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा होगा और सुना होगा कि तमाम छात्र जो युद्धग्रस्त एरिया से निकल रहे थे, उन्होंने अपने हाथ में तिरंगा लिया था। तिरंगा इसलिए कि भाई हम भारत के हैं, हमारा इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हमें सुरक्षित निकलने दिया जाए। और ऐसा हुआ भी। माना जा रहा है कि भारतीय तिरंगे लिए ग्रुप बच्चों के जो निकले तो उन पे रूसी सेना ने आक्रमण नहीं किया। वो एक पहचान थी, वही एक पहचान होती है। तिरंगा किसी राष्ट्र का पहचान होता है। तो भारत सरकार की जो ये मुहिम है घर घर तिरंगा की, मैं भी इसके साथ हूँ। लेकिन मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। वो ये कि सोचिए, अगर देश में पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग झंडे ना होते, अलग अलग पार्टियों के, जैसे भाजपा का झंडा कमल का फूल लगा हुआ, सपा का झंडा, कांग्रेस का झंडा, ये झंडे न होकर सिर्फ तिरंगे का इस्तेमाल होता। जब हम चुनाव में जाते हैं तो अलग अलग झंडों के माध्यम से हम अलग अलग बन जाते हैं।
या यूँ कहिए कि पूरे वर्ष आप तमाम ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके घरों पे पॉलिटिकल झंडे लहराते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो मेरा मानना है कि ये एक एक राष्ट्रीय एकता वाले भारत के लिए अच्छा होता कि हम चुनाव में भी राष्ट्रीय ध्वज का ही इस्तेमाल करते। सारी पार्टियां सिर्फ एक झंडे का इस्तेमाल करती। मुझे लगता है कुछ देशों में ऐसा है भी, मैं कंफर्म नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हो सकता है कुछ देशों में ऐसा हो और भारत में ऐसा हो जो जो तमाम मुद्दों पे बटा हुआ है। अगर कोई भी पॉलिटिकल आयोजन हो तब भी वहाँ राष्ट्रीय झंडा ही हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का आयोजन हो, चाहे वो कांग्रेस करे, भाजपा करे, सपा करे, कोई भी पार्टी करे, तो उसमें जो ध्वज होना चाहिए वो पार्टियों का अलग अलग न होकर राष्ट्रीय ध्वज हो। चुनाव के समय उनके जो चिन्ह है वो अलग विषय है, बिना उसके वोटिंग नहीं हो सकती, वो एक चिन्ह चाहिए ही चाहिए, लेकिन ध्वज जो हो वो राष्ट्रीय ध्वज ही हो, तिरंगा ही हमारा हो सबके हाथ में। तो ये मेरी सोच है, अगर ऐसा हो तो बेहतर हो। एक भारत, एक संविधान, एक ध्वज, एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य, एक समान न्याय, एक समान सम्मान, तो कितना बेहतर हो। हमारी जो संस्कृति रही हमेशा से इसी तरह की रही है, बराबरी की संस्कृति रही है हमारी। हमारे जो वेद रहे हैं वो, जो हमारे वैदिक ऋषि रहे हैं, उन्होंने वेदों में क्या सुंदर सुंदर चीज़ें कही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। अभी आप देखेंगे कि ये जो आयोजन है घर घर झंडा का, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल आयोजन है, ये भाजपा का आयोजन है, और इसको पॉलिटिसाइज़ करने में, ये शब्द का थोड़ा सा वो हो गया, इसे पॉलिटिसाइज़ करने में, इसका राजनीतिकरण करने में केजरीवाल जी सबसे आगे हैं। केजरीवाल राजनीति में ये कहकर आए थे कि मैं राजनीति को बदलने आया हूँ, लेकिन मुझे बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समय मुझे ऐसा जो मुझे प्रतीत हो रहा है कि केजरीवाल जी भी उसी राजनीति के रंग में रंग गए हैं। जब ये राजनीतिक दल बना रहे थे तो मुझे याद है कि इनसे बार बार लोग यही कह रहे थे कि राजनीति जो है काजल की कोठरी है, और इसमें आप जाएंगे तो काली काजल की लगेगी ही लगेगी। और मुझे लग रहा है कि सही बात थी ये। आप सोचिए, अगर अन्ना आंदोलन के बाद, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के बाद सिविल सोसाइटी के पास जो समर्थन था राष्ट्रव्यापी, उस शक्ति का इस्तेमाल अगर एक सामाजिक संगठन के तौर पे ही किया जाता, तो मैं कह रहा हूँ कि आज उस सिविल सोसाइटी के उस ग्रुप के जो लोग थे, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, जो राष्ट्रव्यापी समर्थन था, आज जो कहते उस देश में होता। लेकिन हुआ क्या? केजरीवाल की पॉलिटिकल अभिलाषा के चलते, पॉलिटिकल लस्ट के चलते उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और इतना बड़ा आंदोलन इतना छोटा सा बन के रह गया, सब बिखर गया। तो मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। खैर एनीवे उन्होंने बनाया, ईश्वर करे वो कामयाब हों। लेकिन इस झंडे के कार्यक्रम के पैरेलल उन्होंने 14 अगस्त को झंडे का एक अभियान छेड़ दिया है। अब इससे लग ऐसा रहा है कि जो ये अभियान है घर घर झंडे का, जिसे राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए, जो सरकार का अभियान है, ये अब ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी का अभियान है, भाजपा का अभियान है।
मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, और मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ भी महसूस कर रहा हूँ। जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों को वोट देने वाले लोग हैं, जो भाजपा विरोधी लोग हैं, वो इस झंडा अभियान में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये सरकार की मुहिम है, और सरकार का भी कर्तव्य है कि वो सरकार दिखे, न कि पार्टी दिखे। और इस मसले पर मैं कहूँगा कि भाजपा प्रायः पार्टी दिखती हुई दिख रही है। ये जो सरकार है, मेरा कहने का मतलब ये जो भाजपा की सरकार है, ये तमाम मोर्चों पे ऐसा दिखता है कि ये पार्टी की सरकार है, न कि भारत की सरकार है। हर एक जनता की सरकार है, एक जन की सरकार है। लोकतंत्र में मुझे जो याद आ रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितने प्रतिशत मत मिला था? आई थिंक 42 या 43-44% वोट मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि देश की सिर्फ 44% जनता ही आपके साथ है, शेष जनता आपके साथ नहीं है। तो लेकिन सरकार बनने के बाद होना यह चाहिए कि ये दिखना चाहिए कि सरकार सबकी है, 100% लोगों की सरकार है। इस मुद्दे पर भाजपा कहीं न कहीं निश्चित रूप से सवालों के घेरे में आती है। और इस झंडे का जो राजनीतिकरण हुआ है, उसी परिपेक्ष में मैंने आज एक कविता लिखी है। मैं केजरीवाल को सुन के, कह सकते हैं केजरीवाल जी से ही प्रभावित हुआ हूँ। उन्होंने जो लिखा है, जो बोला है, जो विज्ञापन उनका टीवी पे चल रहा है, ठीक है, सही है। जब हर बच्चा शिक्षित होगा तभी झंडे का सम्मान बढ़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कही हैं उसमें। इसी क्रम में मैं भी एक कविता लिखा हूँ, और मैं चाहता हूँ उस कविता को मैं आप लोगों को शेयर करूँ। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वीडियो लंबी हो रही है, और आज के वक्त में लोगों को मसाला चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए। वीडियोज़ में मुद्दों पर जब कभी बात किया जाता है तो लोग बहुत तवज्जो नहीं देते ऐसी वीडियोज़ को, या ऐसे टेक्स्ट को, ऐसे पोस्ट को। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, क्योंकि मैं हमेशा सोशल मीडिया पे मुद्दों पे ही बात करता हूँ या मुद्दों पे ही लिखता हूँ। इंटरटेनमेंट के लिए मैं नहीं कर सकता, शायद संभव ही नहीं है। तो आइए थोड़ा सा धैर्य रखकर मेरी भी उस कविता को सुनिए, जिसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हर घर झंडा ही नहीं, हर घर झंडा ही नहीं, बेरोज़गार हाथों को कुछ काम भी चाहिए। हर घर झंडा ही नहीं, झंडा भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ झंडा नहीं चाहिए। हर घर झंडा ही नहीं, बेरोज़गार हाथों को कुछ काम भी चाहिए। हर घर को रोटी, कपड़ा और झंडा लहराने को मकान भी चाहिए। हर घर झंडा ही नहीं, बेरोज़गार हाथों को कुछ काम भी चाहिए। हर घर को रोटी, कपड़ा और झंडा लहराने को मकान भी चाहिए। तमाम ऐसे कार्टून मैंने पढ़े इस बीच में, जहाँ ये दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति आ रहा है और कह रहा है, भाई झंडा तो मेरे पास है, मुझे मकान दे दो। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आज भी हैं इस देश में जिनके पास मकान नहीं है एक अदद, तो वो आखिर झंडा कहाँ लहराएंगे? उनके लिए ये जो मुहिम है हर घर झंडा की, वो बेमानी ही है। तो हर घर झंडा ही नहीं, बेरोज़गार हाथों को कुछ काम भी चाहिए। हर घर को रोटी, कपड़ा और झंडा लहराने को मकान भी चाहिए। सिर्फ नेताओं और उनके परिवार को ही नहीं, सिर्फ नेताओं और उनके परिवार को ही नहीं, हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बुज़ुर्गों को भी सब्सिडी पर रेल यात्रा का सम्मान चाहिए। हर घर झंडा ही नहीं, बेरोज़गार हाथों को कुछ काम भी चाहिए। मुट्ठी भर अनाज के लिए टकटकी लगाई बैठी जनता को, मुट्ठी भर अनाज के लिए, आप देखे होंगे 80 करोड़, सरकार का मानना है कि 80 करोड़ जनता को वो मुफ्त का राशन दे रहे हैं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि देश की 80 करोड़ जनता जो है, जनता के पास कोई साधन नहीं है, पेट भरने तक का साधन नहीं है। इसलिए सरकार को
उनको जो है मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है। मुट्ठी भर अनाज के लिए टकटकी लगाए बैठी जनता को ईडी द्वारा जब्त और अमीरों के मुआफ़ किए गए कर्ज के पैसों का अनुमान चाहिए। मुट्ठी भर अनाज के लिए टकटकी लगाए बैठी जनता को ईडी द्वारा जब्त और अमीरों के मुआफ़ किए कर्ज के पैसों का अनुमान चाहिए। घर घर झंडा ही नहीं चाहिए, हमें उन पैसों का हिसाब भी चाहिए जो 100 करोड़ 200 करोड़ इस तरह से मिल रहे हैं लोगों के घरों में मानो कागज़ के टुकड़े हों। हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए के लोन बड़े बड़े व्यापारियों के, जिनके पास अकूत संपदा है, उनके कर्ज़ों को किस ब्याह पे माफ़ किया जा रहा है, मैं इस अर्थतंत्र को आज तक नहीं समझ पाया। अडानी के, अंबानी के 40-40 हज़ार करोड़ 20-20 हज़ार करोड़ रुपए के कर्ज को सरकारें क्यों माफ़ करती हैं? ये पैसा किसी सरकार का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, हमारा टैक्स दिया हुआ पैसा है, बिना हमसे पूछे। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कि बाबा रामदेव के 22,000 करोड़ रुपए को माफ़ कर दिया गया। ये कौन सा अर्थशास्त्र है कर्ज माफ़ करने का? ये कौन सा अर्थशास्त्र है कि जनता के पैसे से हवाई अड्डा बनाएं आप और उसे फिर बेच दें? अरे प्राइवेटाइजेशन की इतनी शौक़ है तो जनता के पैसों से बना के क्यों बेच रहे हैं? उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बोलिए कि वो जो है अपने ही पैसे से बनाएं और चलाएं। हमें इस अर्थशास्त्र को ज़रूर समझना पड़ेगा और मैं भारत सरकार से अपील करूँगा कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये जो अर्थतंत्र है, जो अर्थशास्त्र का नियम है, ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो इसी को कहने के लिए मैंने लाइनें लिखी हैं कि मुट्ठी भर अनाज के लिए टकटकी लगाए बैठी जनता को ईडी द्वारा जब्त और अमीरों को मुआफ़ किए कर्ज के पैसों का अनुमान चाहिए। हमें भी देखते देखते सत्ताधारी नेता के अमीर बन जाने के फार्मूले का थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। हमें भी देखते देखते सत्ताधारी नेता के अमीर बन जाने के फार्मूले का थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। वो कौन सा फार्मूला है, कभी आपने सोचा है? आपके बीच का एक व्यक्ति जो इन प्रकारेण किसी तरह से विधायक बन जाता है तो देखते देखते उसकी दौलत बेशुमार हो जाती है। आखिर क्या है इसके पीछे? इसका ज्ञान चाहिए। उस फार्मूला को बताना पड़ेगा सरकार को, बताना चाहिए सरकार को। ये सरासर भ्रष्टाचार है, डे लाइट भ्रष्टाचार है। ये हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार आज देश की नस नस में समा चुका है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी बन चुका है कि इसका कुछ इलाज दिख ही नहीं रहा है। मैं प्रायः चिंतन करता हूँ कि आखिर इस देश से भ्रष्टाचार कैसे मिट सकता है। क्या कानून बनाने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा? नहीं। जब कानून का पालन करने वाला ही भ्रष्टाचारी होगा, जब नीचे से ऊपर तक हर कोई जो है इस नेक्सस का हिस्सा होगा, तो ये भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? आज भ्रष्टाचार की वो स्थिति है इस देश में जिसको मिट पाने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है जिससे ये भ्रष्टाचार मिट सकता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं वो परिवर्तन खुद में लाइए, पहले खुद वो परिवर्तन बनिए आप। तो इस देश में भ्रष्टाचार अब तभी मिट सकता है जब देश के लोग चाहें। जब भ्रष्टाचारी खुद से ईमानदार होगा तभी इस देश में भ्रष्टाचार मिट पाएगा, अन्यथा कोई संभावना नहीं है। और इस भ्रष्टाचार की जो जड़ है, कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर इस भ्रष्टाचार की वो जड़ कौन सी है? आखिर क्या वजह है कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होता है? तो जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने महसूस किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो सबसे बड़ा कारण है वो है पॉलिटिकल पार्टियों का चंदा।
पॉलिटिकल पार्टियों के चंदे का हिसाब आम जनता नहीं मांग सकती है। दे आर नॉट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। पब्लिक डोमेन में उनका चंदा नहीं है। वो ले सकते हैं, अकूत संपत्ति ले सकते हैं किसी से, लेकिन आप जान नहीं सकते हैं कि उन्होंने किससे लिया है, कितना लिया है। ये कौन सा कानून है? सरकार सबका हिसाब कर सकती है, लेकिन राजनीतिक दलों का हिसाब नहीं मांग सकती। यही भ्रष्टाचार का मूल कारण है, मूल जड़ है। मैं जो बता रहा हूँ कि कर्जे जो हज़ारों करोड़ के माफ़ होते हैं, इसके पीछे क्या है? जो मैं समझता हूँ इसके पीछे वही है कि 40,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किया सत्ताधारी दल ने, उसमें से 20-25 हज़ार करोड़ उनके पार्टी फंड में आ गया। आज आप भाजपा की स्थिति देखिए, देश के हर ज़िले में इनके कार्यालय हैं बड़े बड़े। कहाँ से पैसा आया? वो क्या वो पैसा आम जनता ने दिया है? आपने कितना चंदा दिया है ज़रा बताइएगा। सब भ्रष्टाचार का पैसा है। जो सच है वो यही है, कोई माने न माने। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीतिक पार्टियों के चंदे को अगर पब्लिक डोमेन में ला दिया जाए तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस देश का भ्रष्टाचार देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई नहीं तैयार है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी जब शुरू में आए थे तो वो इस बात को रखते थे सार्वजनिक मंच से कि चंदे का पैसा जो है पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। मैं इसको पब्लिक डोमेन में रखूँगा। उन्होंने शुरुआत में रखा भी, लेकिन आज देखिए, भाजपा के बाद अगर किसी का विज्ञापन सबसे अधिक टीवी पे चल रहा है तो आम आदमी पार्टी का ही है। आपने चंदा दिया है कि आम आदमी पार्टी को? ये वही भ्रष्टाचार का फंड है, वही भ्रष्टाचार का फंड है जो भाजपा के पास है, वही भ्रष्टाचार का फंड है जो इनके पास है। कांग्रेस की दुर्गति देखिए, कहीं विज्ञापन नहीं देखेंगे आप, क्योंकि लगातार सत्ता से बाहर हैं। फंड ख़त्म हो गया, सपा का फंड ख़त्म हो गया, बसपा का फंड ख़त्म हो गया, क्योंकि सत्ता से बाहर हैं ये लोग। चंदा कौन देगा? चंदा तो व्यापारी देते हैं, लुटेरे देते हैं, भ्रष्टाचारी देते हैं। जब आपको 10,000 करोड़ देंगे तो आपसे 50,000 करोड़ कमाएंगे। ये आप उनका कर्ज माफ़ करेंगे तो 50-50 बढ़ जाएगा। 50% उनका फ़ायदा हुआ, 50% आपकी पार्टी फंड में आ गया। तो देश के हालात बुरे हैं। भाजपा से बड़ी आशाएं थी, सच कहिए तो नरेंद्र मोदी जी से मुझे बड़ी आशाएं थी कि शायद ये देश बदलेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स के सिवा और कुछ नहीं करना उन्हें। हाँ ठीक है, कुछ उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, निस्संदेह, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सशर्त किया है उन्होंने, जो मुझे लगता है उनको उसके बदले में लगातार सत्ता चाहिए। एक काम करेंगे एक बार सत्ता, दूसरा काम करेंगे दूसरी बार सत्ता, तीसरा काम करेंगे तीसरी बार सत्ता। कहीं न कहीं ये चीज़ है जो अब खुलकर सामने आ रही है। देश बदलने की नीयत आधी अधूरी है, सत्ता में रहने की नीयत पूरी की पूरी है। भाजपा की जो सरकार नरेंद्र मोदी की है, आज उसके पास वो पावर है, वो जन समर्थन है। लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है 2/3 की, राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत है। आज वो चाहें तो कुछ ऐसे कानून हैं जिनकी इस देश को सख्त ज़रूरत है। यूनिवर्सल सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण और तमाम ऐसे कानून हैं। अगर सच में भाजपा सरकार चाह दे तो देश बदल सकता है, लेकिन लगातार राजनीतिक कुर्सियों पर बैठे रहने के लालच में, लगातार जीतते रहने के लालच में वो ऐसा कर नहीं रहे हैं, जबकि करना चाहिए। इतिहास में अमर हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जिस ढंग से वो चल रहे हैं, देखिए क्या अंत होता है इसका।
जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं थोड़ा इसको अब सॉरी कैमरा गिर गया था, मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त करना चाहूँगा। तो एक बार फिर से मैं पूरी पोएम पढ़ूँगा, एक ताकि आप पूरा समझ सकें इसको। ये आधा अधूरा ब्रेक हो गया बीच में। हर घर झंडा ही नहीं, हर घर झंडा ही नहीं, बेरोज़गार हाथों को कुछ काम भी चाहिए। हर घर को रोटी कपड़ा और झंडा लहराने को मकान भी चाहिए। सिर्फ नेताओं और उनके परिवार को ही नहीं, हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बुज़ुर्गों को सब्सिडी पर रेल यात्रा का सम्मान चाहिए। हर घर झंडा ही नहीं, बेरोज़गार हाथों को कुछ काम भी चाहिए। मुट्ठी भर अनाज के लिए टकटकी लगाई बैठी जनता को ईडी द्वारा जब्त और गरीबों के और अमीरों के मुआफ़ किए कर्ज के पैसों का अनुमान चाहिए। हमें भी देखते देखते सत्ताधारी नेता के अमीर बन जाने के फार्मूले का थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। हम भी चखना चाहते हैं 75 वर्षों के राष्ट्र की संपदा के मंथन से निकले अमृत को। हम भी चखना चाहते हैं 75 वर्षों कि राष्ट्र की संपदा के मंथन से निकले अमृत को। इसलिए इस भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय से भरे अमृत काल में हमें भी अमर होने का वरदान चाहिए। मित्रों, सरकार कह रही है कि ये अमृत काल है। कैसा अमृत काल है? मुझे नहीं कहीं अमृत काल दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो। तो इस अमृत काल का थोड़ा सा स्वाद हमें भी चाहिए। हमें कहने का मतलब यहाँ है उस आम जनता को देश की भी इस अमृत काल का थोड़ा सा स्वाद चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, आपने सुना मुझे, और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आप सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हों, इस अमृत काल का लाभ उठाएं, अमृत पिएं और अमर हो जाएं। धन्यवाद।